दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक ही क्लासेस के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक बार आपके लिए पॉलिटी की क्विज नंबर 4 लेकर उपस्थित हैं और यह क्विज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है संघ और इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी आवश्यक प्रश्न हो सकते थे, जो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न हो सकते थे, उसके संबंध में आइए इस क्विज को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस क्विज से संबंधित जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जो लिंक है उस पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस क्विज का प्रश्न नंबर 1। इस क्विज का प्रश्न नंबर 1 है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत निम्न की चर्चा की गई है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, संविधान के भाग 1 में संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत, और उसी से संबंधित ये प्रश्न 1 है। तो इसमें कहा गया है प्रश्न 1 में संविधान के भाग 1 के अंतर्गत निम्न की चर्चा की गई है। पहला, इसमें संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। दूसरा, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा की गई है। तीसरा, इसमें पहली अनुसूची की चर्चा की गई है। सही उत्तर जो देना होगा उसके विकल्प हैं ए केवल 1, केवल 2, 1 व 2 और डी 1, 2 व 3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग सोच लें। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी ये तीनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। कौन से अनुच्छेद? 1 से 4 के बीच में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह की बजाय राज्यों का संघ कहलाया जाएगा। यानी कि इसमें जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कुछ ने इसको इंडिया का नाम रखने का सुझाव दिया, कुछ लोगों ने भारत नाम रखने का सुझाव दिया। तो यहाँ कहा गया है, जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है वो इंडिया यानी भारत, जो कि राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ कहलाएगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ देखिए दोस्तों, संघ फेडरल भी होता है, लेकिन यहाँ हमने यूनियन की बात की है, ना कि फेडरल की। फेडरल का एक उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि अमेरिका। तो फेडरल और यूनियन में क्या अंतर है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल जो है इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्विज का प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति के संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के कारण है कि उन्होंने क्या है, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका में क्या है कि जो वहाँ के राज्य हैं वो आपसी समझौते के अनुसार वहाँ जो संघ है उसका परिणाम है, यानी अमेरिका में जो संघ है वो वहाँ के राज्यों के बीच जो समझौता है उसका परिणाम है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा, भारतीय संघ कभी विभक्त नहीं हो सकते। भारत का जो संघ है वो कभी भी विभक्त नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, वो अखंड है। उसमें से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो स्वयं को स्वायत्त कर दे या स्वयं को भारत से अलग होने की मांग करे। तो इस प्रकार इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी 1 व 2, यानी कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। पहला, भारतीय राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका
और दूसरा, यह संघ कभी विभक्त नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर संघ की बात की जाए तो यह 3 प्रकार का कंसेप्ट होता है। पहला, परिसंघ, जिसे हम कन्फेडरेशन कहते हैं। दूसरा होता है फेडरल, फेडरल को भी हिंदी में संघ ही कहते हैं। और तीसरा होता है यूनियन, और यूनियन को भी हम संघ ही कह देते हैं। तो अब इनमें अंतर क्या है, आइए उसको जानते हैं। दोस्तों, परिसंघ यानी कन्फेडरेशन और फेडरल लगभग एक सा ही कंसेप्ट है। कन्फेडरेशन अभी किसी भी राज्य द्वारा, किसी भी देश द्वारा इसका मान्यता नहीं दी जा रही है। वर्तमान में ये कंसेप्ट ही समाप्त हो चुका है। फेडरल और कन्फेडरेशन में होता क्या है, परिसंघ और संघ में होता क्या है कि जो राज्य होते हैं वो आपसी साझेदारी से अपनी कुछ शक्तियां देकर संघ को मजबूत करते हैं। इन दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, इन दोनों में ही राज्य क्या करते हैं, अपने कुछ शक्तियों को देकर यानी साझेदारी के अनुरूप वे संघ को मजबूत करते हैं। और इसमें जो राज्य होते हैं उनको पूरा अधिकार होता है उस संघ से अलग होने का। अब परिसंघ और संघ में अंतर क्या है, यानी कि कन्फेडरेशन और फेडरल में क्या अंतर है कि दोनों में ही राज्य साझेदारी करते हैं अपनी शक्तियां देकर, लेकिन कन्फेडरेशन थोड़ा सा फेडरल से पीछे की घटना है। इसमें राज्यों के बीच जो संबंध होता है, जो साझेदारी होती है, जिसके आधार पर संघ का निर्माण किया गया है, वह थोड़ी सी कम विश्वासजनक होती है, कम विश्वास के लायक होती है। वहीं फेडरेशन थोड़ा मजबूत कंसेप्ट है। मजबूती इसमें होता क्या है कि राज्य मिलकर एक मजबूती के साथ संघ का निर्माण करते हैं और इसमें राज्यों को पूरी शक्ति होती है। उनका अपना अलग संविधान होता है, अलग नागरिकता है उनकी, अलग झंडा होता है और वह जब चाहें उस संघ से अपने आप को स्वायत्त कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो फेडरेशन जो होता है, नहीं उनके राज्य कभी भी उस संघ से स्वयं को बाहर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि भारत, पहले फेडरेशन का उदाहरण लेते हैं। फेडरेशन का सबसे सशक्त और अच्छा उदाहरण है दोस्तों यूएसए। यूएसए के 50 स्टेट्स ने मिलकर उसके संघ को निर्माण किया और सभी ने मिलकर अपने कुछ शक्तियों की साझेदारी के साथ यूएसए का निर्माण किया है। सभी की नागरिकता अलग है, सभी का संविधान अलग है, सभी के फ्लैग्स अलग हैं, झंडे अलग हैं। वहीं हम अगर यूनियन की बात करें तो भारत जो है, भारत भी संघ है लेकिन वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत में क्या है, भारत के जो राज्य हैं वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते, यानी कि जो है राज्यों के बीच समझौते वाली कोई भी बात नहीं है। यानी कि भारतीय संघ क्या है, वो विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। यानी कि इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, स्वयं की स्वायत्तता की मांग नहीं कर सकता और भारत से कभी बाहर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार भारत में जो केंद्र है, जो संविधान केंद्र को जो शक्ति देता है, वो इस प्रकार की शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य को भारत से बाहर ना जाने दे। संविधान को ऐसी शक्ति, संसद को ऐसी शक्ति दी गई है। संसद चाहे तो राज्य के अंतर्गत कुछ परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में नए राज्य को भी भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु भारतीय संघ से कोई भी राज्य एक बार सम्मिलित होने के बाद, इसमें शामिल होने के बाद बाहर नहीं जा सकता। तो ये है दोस्तों परिसंघ और संघ के बीच में अंतर, यानी कन्फेडरेशन, फेडरल और यूनियन के बीच में अंतर। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के अगले प्रश्न की ओर। इस क्विज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जो कहता है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को निम्न श्रेणियों में किसमें नहीं बांटा गया है। किसमें नहीं बांटा गया है? ए, राज्यों के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, और डी, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा त्यागा जा सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए,
इसमें कहा जा रहा है त्यागा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है वो आपको चयनित करना है, मतलब किस में नहीं, इन श्रेणियों में से किस में से नहीं बांटा गया है इसका चयन करना है। तो दोस्तों आप लोग विकल्प अपना तैयार रख लें। आइए बात करते हैं हम इसके सही उत्तर की। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि भारत में यदि कोई राज्य सम्मिलित हो गया तो उसमें से कभी भी कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता। भारत किसी भी राज्य को त्याग नहीं सकता, ना ही कोई भी राज्य इस बात की मांग नहीं कर सकता कि वह स्वायत्त होना चाहता है और भारत से बाहर जाना चाहता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि कोई भी राज्य त्यागा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अधिकृत तो किया जा सकता है परंतु उसे त्यागा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार ये हुई इस प्रश्न की उत्तर की व्याख्या। आइए आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यह कथन और कारण का है दोस्तों प्रश्न। इसमें कथन कहता है भारत के क्षेत्र भारत के संघ से अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं। कारण भारत के संघ में मात्र राज्य सम्मिलित हैं, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र व वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता है शामिल हैं। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों, और कूट हैं इसके कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सॉरी इसमें व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो सही उत्तर इसका दोस्तों आप लोग को चयन करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कथन व कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आइए अब इसका देखते हैं व्याख्या। व्याख्या कहती है कि भारत के क्षेत्र भारत के संघ से अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं। क्योंकि देखिए भारत के क्षेत्र की बात करें तो भारत के संघ से अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं, क्योंकि भारत का संघ मात्र राज्य सम्मिलित करता है। इसमें क्या है, सिर्फ संघ में राज्य की बात की गई है, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र व ऐसे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी समय अधिकृत किया जा सकता है शामिल हैं। मतलब समझ जाइए कि हम भारत के संघ नहीं कहेंगे, इसको भारत के क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि ये अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए है। भारत के क्षेत्र में भारत का संघ तो शामिल हो ही जाता है, जबकि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत इसमें वह अन्य क्षेत्र भी होंगे जिन्हें सरकार कभी भी अधिकृत कर सकती है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। तो दोस्तों ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 2 जो है इसमें इन कथनों में क्या कहा गया है इसका उत्तर हम जानेंगे। पहला कथन है संसद को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझें संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। दूसरा, यह अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति तो देता ही है, साथ ही नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन की शक्ति प्रदान करता है। अब दोस्तों इसमें जानना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन कथन गलत हैं। ये गलत कथनों का आपको चुनाव करना है इन विकल्पों के माध्यम से। विकल्प हैं केवल एक,
केवल 2, 1/2 या कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों आपको गलत जो कथन है उसके विकल्प को चुनना है। आइए जानते हैं इसका उत्तर। दोस्तों दोनों ही कथन जो हैं ये सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जबकि पूछा जा गया है कि कौन उत्तर गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों ही कथन सही है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। संसद को यह शक्ति है कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर वो जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। देखिए संविधान सभा के सदस्यों की दूरगामी सोच देखिए कि उन्होंने यह अपना एक रास्ता बनाए रखा कि यदि भारत के बाहर के क्षेत्र का भी कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित करना है या उसको अधिकृत करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उस प्रक्रिया को अपनाए जाने का मार्ग भी उन्होंने बना दिया, और वो था अनुच्छेद 2 के माध्यम से। तो यह अनुच्छेद बाहर से जो भी राज्य प्रवेश करेंगे उनकी स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है भारतीय संघ को। दूसरा, यह अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति देता ही है, साथ ही नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। तो इस प्रकार यह हुआ अनुच्छेद 2 से संबंधित प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 6 कहता है संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान अनुसार, जो संविधान के अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार कथन 1 कहता है यह अनुच्छेद किसी राज्य में से उस राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 क्या कहता है? मैंने बताया अनुच्छेद 2 जो भारतीय संघ के बाहर के जो राज्य हैं उनको सम्मिलित करने से संबंधित हैं, यानी जो अभी तक अस्तित्व में नहीं हैं उनको भारतीय संघ में लाकर अस्तित्व देना। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जो भारतीय संघ में शामिल हैं उन राज्यों के नाम परिवर्तन करना, उनके क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करना, एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाना, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, इससे संबंधित अनुच्छेद 3 में प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार देखते हैं इसके कूट क्या क्या हैं। सही कूटों का चयन करना है दोस्तों। इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका? 1 2 3 व 4, 1 2 4 व 5, 1 3 4 व 5 या 1 2 3 4 व 5। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों आपको। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी ये सभी कथन सही हैं, सत्य हैं। ये सारे काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान अनुसार वर्तमान राज्यों में की सीमाओं, उनके क्षेत्रों, नामों आदि में निम्न रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, साथ ही राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर सकेगी। अगला, किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल भी घटाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, साथ ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तमाम तरह के उदाहरण आप लोगों के सामने दोस्तों होंगे कि किस प्रकार संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भारतीय राज्य हैं, जो संघ के राज्य हैं, भारतीय राज्य के हैं जो संघ के अंतर्गत, उनमें सीमाओं में और आपके नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। तेलंगाना क्षेत्र का देखिए, तेलंगाना राज्य जो था आंध्र प्रदेश से अलग करके उसको एक अलग राज्य बना दिया गया।
अभी जम्मू कश्मीर का आप लोगों के सामने उदाहरण है, उस राज्य का कई उदाहरण आप लोगों के सामने दोस्तों होंगे। आइए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 कहता है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पहला कथन, किसी राज्य की सीमाओं, उनके क्षेत्र व नाम आदि के परिवर्तन में संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा, संस्तुति के उपरांत राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, जो निश्चित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। तीसरा, समय सीमा के अंतर्गत मत प्राप्त हो जाने पर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प है ए 1/2, बी 2/3, सी 1/3 और डी 1/2/3। तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर सोच लें। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए, यानी ए कथन 1 व कथन 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। क्यों गलत है? देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों के नाम, सीमाओं और उनके क्षेत्र में परिवर्तन के लिए संसद को अधिकृत किया गया है। इसमें राज्यों को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है। राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित विधानमंडल को भेज भले ही देते हैं, लेकिन उनसे जो भी मत प्राप्त होता है उसे मानने के लिए वे बाध्य नहीं होते हैं। उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार दोनों ही कर सकते हैं। यह जानबूझकर ऐसा किया गया है, संसद को यह शक्ति जानबूझकर दी गई है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विविधता का क्षेत्र है। किसी भी राज्य द्वारा यह मांग उठाई जा सकती है कि वह अपने क्षेत्र को इस संबंधित क्षेत्र से बाहर कर रहा है, या वह स्वायत्तता पाना चाहता है, भारतीय संघ से वो बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार की कोई भी आगे जाकर मांग ना उठे, इसलिए भारतीय संसद को यह शक्ति सशक्त रूप में दी गई है। तो इस बात से बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता इस बात का कि विधानमंडल ने अगर यह कह दिया कि वह अपने राज्य क्षेत्र में के नाम में या क्षेत्र में या सीमाओं में परिवर्तन नहीं चाहता है, तो इस बात को राष्ट्रपति चाहे तो माने या अथवा नहीं माने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा 1/2 यानी 1 ए। आइए जानते हैं अब इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य की सीमाओं, उसके क्षेत्र व नाम आदि में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा, संस्तुति के उपरांत राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, जो निश्चित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। अगला कि विधानमंडल से प्राप्त मत को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वह समयांतर्गत ही प्राप्त क्यों ना हो गया हो, वह स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें नाम में परिवर्तन करने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने आदि के लिए बिना राज्यों की सहमति के ही कदम उठा सकती हैं। यानी संसद को यह पूरी पावर दी गई है। दोस्तों प्रश्न 8 भी कथन व कारण से संबंधित है। कथन कहता है, भारतीय संविधान द्वारा भारत के राज्यों को राजनीतिक एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। यह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो इसमें कौन सा दोस्तों आपको विकल्प चुनना है? ए कहता है कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। दोस्तों सोचिए थोड़ा सा इस प्रश्न पर, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। आइए अब जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी, कथन सही है और कारण गलत है। क्यों?
यह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अविभाज्य राज्यों का नहीं है, ये विभाज्य राज्यों का। मैंने आप लोगों को बताया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में, उसके क्षेत्र में और नाम में परिवर्तन कर सकती है। दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को के कुछ क्षेत्र को अलग अलग करके दो राज्य बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार अविभाज्य संघ तो है। अविभाज्य संघ कैसे कि कोई भी राज्य जो है भारतीय संघ से बाहर नहीं जा सकता, स्वायत्त नहीं हो सकता, लेकिन वह अविभाज्य राज्य नहीं है। राज्यों को विभाज्य किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राज्यों को राजनीतिक एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, कि संसद द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा किसी भी राज्य को अस्तित्व नहीं दिया गया है। उसकी गारंटी नहीं है कि वो एक ही राज्य रहेगा, उसमें टूटेगा, उसका नाम बदलेगा, या उसका क्षेत्र अलग होगा, या सीमा अलग होगी। यह अमेरिकी संघीय सरकार के विपरीत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। जैसे कि जबकि अमेरिका में क्या है, वह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी कि उसका जो संघ है वो कैसा है, अविभाज्य है, यानी कि कोई भी राज्य उससे बाहर जा सकता है, स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है। आइए बातें हैं प्रश्न नंबर 9 पर। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार, अब अनुच्छेद 4 पर आए हम लोग। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश या गठन, एवं अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरा कथन है, इस प्रकार का कानून विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा ही पारित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं देखना है दोस्तों आपको। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक व दो, ना तो एक व ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि जो गलत है, जो सही नहीं है, वो है कथन नंबर 2। आइए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। जैसे कथन 1 से जैसे कि आप लोगों को स्पष्ट होता है कि यह अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संशोधन नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और जब अनुच्छेद 368 के अनुसार हमें संशोधन करना ही नहीं है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये किससे होगा? ये एक साधारण प्रक्रिया के अनुसार और साधारण बहुमत के अनुसार यह संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, और राज्यों के नाम परिवर्तन और क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के अनुसार साधारण बहुमत से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कथन 2 जो है गलत है, और इसमें विकल्प होगा बी। देखते हैं आइए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन एवं अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन नहीं माना जाएगा। यह कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही पारित किया जाता है। तो दोस्तों ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। आइए आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार करें। पहला, जेबीपी समिति का गठन। दोस्तों ये समिति जो थी वो राज्य पुनर्गठन से संबंधित थी। दूसरा, भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन। तीसरा, फजल अली आयोग का गठन। चौथा, धर आयोग का गठन। और पांचवा, 56 दिनों के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु। तो इस घटनाक्रम को आपको अरेंज करना है, इसको क्रमबद्ध करना है। इसके कूट हैं 2 4 5 3 व 1, 5 4 2 3 1, 4 1 5 2 3 और 1 2 3 4 5। तो इनको जो है दोस्तों आप लोग सही क्रम में लगाएं। दिए गए घटनाक्रम में जो सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों सी, यानी कि
धर आयोग का गठन सबसे पहले किया गया था, एस के धर थे, और उसके बाद आपका जेबीपी समिति का गठन हुआ, और जेबीपी समिति गठन के बाद क्या हुआ कि 56 दिन के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हुई। बहुत विद्रोह हुआ साउथ में, और यहाँ पर मद्रास से जो तेलुगु भाषी राज्य था आंध्र प्रदेश, उसको अलग कर दिया गया। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया तो अन्य राज्यों ने भी इस बात को लेकर काफ़ी विद्रोह किया कि उन्हें भी भाषाई आधार पर अलग किया जाना चाहिए। तो सभी भाषाई राज्यों को अलग किए जाने से संबंधित या पुनर्गठन से संबंधित एक फजल अली आयोग का गठन किया गया, और इस प्रकार ये हुआ इसका अंतिम घटनाक्रम। तो इस प्रकार दोस्तों सही उत्तर हुआ सी, धर आयोग का गठन जून 1948, जेबीपी समिति का गठन, जेबीपी 3 नामों से बनी है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 नामों से बनी है, और ये दिसंबर 1948 में गठित की गई। 56 दिन के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ अक्टूबर 1953 में, और फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में के दिसंबर में, और इन्होंने रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो 1955 में की। तो ये हुई दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या। प्रश्न 11 कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ए, एस के धर आयोग ने राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठन की संस्तुति की। जेबीपी आयोग द्वारा राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित न करने की अनुशंसा की। सी, फजल अली आयोग द्वारा भाषाई आधार पर को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना। और डी, फजल अली आयोग एक सदस्यीय आयोग था। तो इनमें से दोस्तों आपको यह देखना है कि कौन सही नहीं है। सुमेलित नहीं, हाँ सही नहीं है हो जाएगा, सही नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो सही नहीं है, जो गलत है, वो विकल्प डी है। फजल अली आयोग एक सदस्यीय नहीं बल्कि 3 सदस्यीय आयोग था, और इसमें 3 सदस्य थे। यहाँ एस के धर आयोग ने राज्य को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठन की संस्तुति की, बिल्कुल सही है। इन्होंने भाषाई आधार को जो है राज्यों के पुनर्गठन को का आधार नहीं माना। जेबीपी आयोग ने भी भाषाई आधार को पुनर्गठन का आधार नहीं माना जेबीपी आयोग द्वारा। फजल अली आयोग द्वारा भाषाई आधार को राज्यों के पुनर्गठन का आधार मान लिया गया, यानी फजल आयोग ने इस बात को मान लिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और फजल अली आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। आइए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। एस के धर आयोग ने राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठन की संस्तुति की। जेबीपी आयोग द्वारा भाषाई आधार पर पुनर्गठित न करने की अनुशंसा की। फजल अली आयोग द्वारा भाषाई आधार को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना, और फजल अली आयोग एक सदस्यीय आयोग न होकर 3 सदस्यीय आयोग था। और इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कंजरू। तो ये 2 अन्य सदस्य थे इस आयोग के। इस क्विज का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पहला, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ आ चुकी है दोस्तों। इस आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। जो पहले राज्य थे वो का, खा, गा व घा 4 प्रकार के राज्य थे हुआ करते थे इस आयोग से पहले। तीसरा, इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की स्थापना हुई, और 7वां संशोधन अधिनियम 1956 किया गया, जिसके द्वारा भाग का और भाग खा के बीच दूरी को समाप्त किया एवं भाग गा के राज्य को खत्म किया गया। चौथा, इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसमें से सही उत्तर का चयन करना दोस्तों। 1 व 2, 1 2 व 3, 2 3 व 4 और 1 2 3 व 4। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर का आप लोग चयन कर लें।
आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी सभी कथन सही हैं। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इस आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 और 7वां संशोधन अधिनियम 1956 किया गया और इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस क्विज का 13वां प्रश्न कहता है, सिक्किम राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा एक भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा एक संबद्ध राज्य बना दिया गया। सही कूट का चयन करें। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 व ना ही 2 सही हैं। तो इनमें से सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, इसका चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, ना तो 1 व ना ही 2, यानी दोनों ही ये कथन गलत हैं, दोनों ही उलट गए हैं। देखिए, आइए इसकी देखते हैं व्याख्या। 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक संबद्ध राज्य बना दिया गया सिक्किम को। बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा एक भारतीय संघ का इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और यह भारत संघ का 22वां राज्य था और अनुच्छेद 371(4) इससे संबंधित भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये हुई दोस्तों इस प्रश्न की सही व्याख्या। इस क्विज के अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह शाह आयोग 1956 की सिफारिश पर पुनर्गठित किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य बना, इसमें हरियाणा हिंदी भाषी राज्य बना और चौथा, इसमें पंजाबी भाषी राज्य पंजाब बना एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। किसकी सिफारिशों के आधार पर दोस्तों? ये था शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर। और इसके सही कूट को देख लेते हैं क्या क्या होने चाहिए। सही कथन क्या सही कूट क्या क्या हो सकते हैं? 1 व 2, 1 2 व 3, 2 3 व 4 और डी 1 2 3 व 4। इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है और उससे संबंधित विकल्प का चयन करना है। आइए जानते हैं अब इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी 1 2 3 व 4, यानी ये सभी कथन सही हैं। पेप्सू को जो पुनर्गठन किया गया वो किया गया शाह आयोग के द्वारा, यानी उसकी सिफारिशों पर, जो 1966 में गठित किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्य बना दिया गया, हरियाणा को हिंदी भाषी राज्य बना दिया गया और पंजाबी भाषा वाला जो क्षेत्र था उसको पंजाब बना दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें से चंडीगढ़ बना दिया गया। यानी कि पेप्सू को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। शाह आयोग 1966 द्वारा पेप्सू का पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न राज्यों का गठन किया गया: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी बना दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये थी पॉलिटी की क्विज नंबर 4, जो भारतीय संघ व इसके क्षेत्र से संबंधित थी। उम्मीद है थोड़ा आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इसके आगे भी मैं आपको इससे संबंधित यानी पॉलिटी से संबंधित क्विज में देता रहूँगा। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो गया हो, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए ये एक लाभप्रद हो सकता है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में भी उपलब्ध करा रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ जो लिंक प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक करके इसको PDF फॉर्म में भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।